गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वृद्धि साइंस पे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक एपीकल्चर, जिसे हिंदी में मधुमक्खी पालन कहते हैं, उसको लाई हूँ। ये भी उसी कॉम्पिटिटिव सीरीज़ के साथ ही है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं इकोलॉजी पे, जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ज़रूर विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। 12:30 बजे मैं एंटोमोलॉजी से रिलेटेड शॉर्ट्स डालती हूँ डेली, और शाम को 5 बजे मैं ये वीडियो जो इकोलॉजी से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव है उसको डालती हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। एपीकल्चर का अर्थ मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों के प्रबंधन और अध्ययन से है। एक्चुअली एपीकल्चर हम बोलते हैं मधुमक्खी को पालना, सिर्फ पालने से नहीं होता, उसको कैसे अरेंज करना है और उसके बारे में पूरी स्टडी करनी होती है, उसको ही हम एपीकल्चर कहते हैं। सो इन इंग्लिश, एपीकल्चर इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ रियरिंग हनी बीज। एपीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मधुमक्खी, जिसको एपीकल्चर में एपिस शब्द से लिया गया है। एपिस, एपिस का मीनिंग ही होता है मधुमक्खी। अब इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि एपीकल्चर को कैसे स्टार्ट किया गया और इस तरह किस साइंटिस्ट ने किस तरह से अपना काम किया। अगर हम इसकी हिस्ट्री, इतिहास की बात करें तो 1789 में स्विट्ज़रलैंड के फ्रांसीसी व्यक्ति थे हूबर, जिन्होंने सबसे पहले लकड़ी की पेटी, अब जो लकड़ी की पेटी होती है उसको इस तरह से बनाया था मधुमक्खी पालने के लिए कि जैसे किताब के पन्ने लगे हुए होते हैं उसी तरह से उसमें जो है उसको अरेंज किया होता है। उसको, लकड़ी की पेटी को हम मौन ग्रह कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसके अंदर अपना मधुमक्खियों को पालने की कोशिश की। उसके बाद में 1851 में 51 में अमेरिका निवासी पादरी लैंगस्ट्रॉथ, उन्होंने ये पता लगाया कि जो मधुमक्खियां हैं वो अपने छत्तों के बीच में 8 mm का जगह छोड़ती हैं। तो उन्होंने एक इस तरह के कुछ फ्रेम्स बनाए जिसमें कि जो मधुमक्खियां हैं वो छत्ते और भी बना सकें और उसके अंदर अपनी जो सोसाइटी है उसको डेवलप कर सकें। इसके बाद में 1857 में ऑस्ट्रिया के मेजर डी हुरस्का जो है, उन्होंने मधु निष्कासन यंत्र, मधु निष्कासन मीन्स जिसमें से शहद बनता है, ऐसा उन्होंने एक apparatus को तैयार किया। 1882 में कॉलिन ने रानी अवरोधक जाली का निर्माण किया। एक्चुअली उसमें जो रानी मक्खी होती है, इवन कि वो साइज़ में बड़ी होती है, बट फिर भी वो वहाँ से निकल जाती थी, जिसकी वजह से उसने एक ऐसी नेट बनाई जिससे कि वो बाहर नहीं जाए और हमारी सोसाइटी में जो है वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। मधुमक्खियों को जहाँ रखा जाता है उसे मधुवाटिका कहते हैं, और मधुवाटिका के अंदर ऐसे बहुत सारे फूलों को लगाया जाता है, फूल वाले पौधे लगाए जाते हैं जिससे वो अपना जो है नेक्टर, मकरंद को प्राप्त कर सकें। जहाँ पर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं उसे एपियरी कहते हैं, और जो व्यक्ति, जो पर्सन्स इन मधुमक्खियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका पूरा प्रोसीजर केयरफुली करते हैं, उसको एपियरिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सामाजिक संगठन। जहाँ पर ये शब्द आता है सामाजिक संगठन, इट मीन्स कि जो ये मधुमक्खियाँ हैं, इवन कि वो एक कीट होते हुए भी वो एक समाज की तरह ही एक कॉलोनी बना कर रहती हैं। तो इसलिए हम मधुमक्खियों को सामाजिक कीट भी कहते हैं। इनकी संख्या 10,000 से 60,000 तक हो सकती है। मधुमक्खियों की जो कॉलोनी होती है उसको हनी कॉम्ब या बी हाइव या मधुमक्खियों का छत्ता भी कहा जाता है। और इस छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। एक होती है क्वीन, रानी मक्खी। दूसरे प्रकार की मक्खियाँ होती हैं नर मक्खियाँ, जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता है। तीसरे प्रकार की वर्कर्स, और वर्कर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। रानी मक्खी केवल 1 होती है संख्या में, और ड्रोन्स कुछ ही मात्रा में होते हैं, और सबसे ज़्यादा वर्कर्स होती हैं, क्योंकि वर्कर्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। उन्होंने छत्ता बनाना है, पॉलन ग्रेन इकट्ठा करना है, मकरंद को बनाना है, छत्ते की पूरी साफ़ सफाई करना, रानी मक्खी को ध्यान में देना, रानी मक्खी के अंडों की केयर करना,
जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं और ये बंधे प्रकार की होती हैं, स्टीराइल होती है, यानी कि आगे निषेचन नहीं कर सकती। अब पॉइंट वाइज इनको देखते हैं। फर्स्ट है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी की संख्या जैसे मैंने बताया ये संख्या में केवल एक ही होती है और इनका जीवन काल 2 से 5 वर्षों का होता है। और देखो जब अंडे दिए जाते हैं ना रानी मधुमक्खी के द्वारा, तो उन सभी अंडों को पहले जो है वो जेली दी जाती है। तो कुछ अंडों को रॉयल जेली दी जाती है, इसके बारे में मैं आपको इसके लाइफ साइकिल वाली वीडियो में बताऊंगी पूरी डिटेल। रॉयल जेली कुछ स्पेशल टाइप का भोजन होता है जो कि दिया जाता है और उससे जो विकसित होने वाला अंडा है वो रानी मधुमक्खी में विकसित हो जाता है। तो रानी मधुमक्खी का कार्य सिर्फ अंडे देना ही होता है। एक दिन में ये 200 से 3000 तक अंडे देती है। संपूर्ण जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे रानी मधुमक्खी के द्वारा, क्वीन के द्वारा दिए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे है ड्रोन। ड्रोन जिन्हें कि नर मधुमक्खी कहते हैं, ये फर्टाइल प्रकार के होते हैं और इनका मुख्य कार्य केवल रानी मधुमक्खी का गर्भाधान करना होता है। एक्चुअली ये जो मेल होते हैं, ये मेल इनका एक ही काम होता है कि ये रानी मधुमक्खी को निषेचन की प्रक्रिया के दौरान उसमें अंडे विकसित करने के लिए गर्भधान का कार्य होता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद ये नर मक्खियाँ मर जाती हैं। नर मक्खियाँ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि इसमें जो इनका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो रानी मक्खी के शरीर में ही रह जाता है, जिससे ये तुरंत उसी समय में हवा में मैथुन की क्रिया के बाद में उसी समय में इनका देहांत हो जाता है। और कुछ ऐसी मक्खियाँ होती हैं नर, जिनको कि श्रमिक जो मक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा छत्ते से बाहर भगा दिया जाता है, तो भी जो है उस समय में भी इनकी संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें वर्कर्स। वर्कर्स श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक स्टीराइल या बंधे प्रकार की होती हैं, यानी कि ये निषेचन की प्रक्रिया नहीं कर सकते, ये अंडे नहीं दे सकती हैं क्योंकि अंडे देने का कार्य सिर्फ रानी मक्खी का ही होता है, इसलिए स्टीराइल टाइप की होती हैं। स्टीराइल का मीनिंग होता है कि ये आगे अंडों का नहीं दे सकती। वर्कर्स की संख्या पूरे छत्ते में 90% होती है। तो अब आप देख लीजिए 90% का मीनिंग ये हुआ कि पूरे छत्ते में जितना आप छत्ते में देखते हो तो उसमें ज़्यादातर वो सारी मक्खियाँ श्रमिक होती हैं। इनका जीवन काल 6 सप्ताह यानी 180 डेज़ का होता है, जो कि तीनों के जीवन काल में यानी कि रानी मक्खी के, नर मक्खी के और इन श्रमिक मक्खियों में सबसे कम श्रमिक जो हैं वो जीवित रहती हैं। संपूर्ण जीवन काल में जैसा मैंने पहले बताया इनके बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं। छत्ते को बनाना, नेक्टर को एकत्रित करना, अंडों की देखभाल करना, रानी मक्खी के लिए रॉयल जेली का निर्माण करना, छत्ते को अनुकूलित बनाए रखना और छत्ते की सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य होते हैं। तो एक तरह से सारी जिम्मेवारी ही इनकी होती है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आर्थिक महत्व या मधुमक्खी के उत्पाद, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देखिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं हमें प्रोडक्ट के रूप में उसमें से 2 चीज़ें मिलती हैं, एक होता है शहद और एक होता है मोम। शहद जिसको हनी भी बोला जाता है, मधुमक्खियों के छत्ते से हमें एक साल में लाखों केजी में, लाखों किलोग्राम की मात्रा में शहद और मोम मिलता है। सामान्यतः एक छत्ते में 9000 से अधिक कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक मीन्स चैम्बर्स, जो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं वो 9000 तक होते हैं, जिनमें 4 से 5 किलोग्राम शहद मिल सकता है, उसमें भरा रहता है। एक छत्ते में हमें लगभग 150 किलोग्राम तक शहद प्राप्त होता है। अब अगर शहद की रासायनिक संगठन देखिए, केमिकल कंपोजिशन देखिए कि शहद के अंदर क्या क्या केमिकली प्रेजेंट होता है, कौन कौन से उसमें घटक होते हैं, किससे मिलकर बना है। तो उसमें जल होता है 17%, ग्लूकोज होता है 32%, फ्रक्टोज 38%, सुक्रोज 1.3%, अन्य शर्करा 9% और सभी एसिड्स 0.57% तक होते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो शहद के मीठे होने का कारण यही है कि इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज जो कि शर्कराएँ हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये शर्कराएँ जो होती हैं इनकी उपस्थिति के कारण ही शहद मीठा होता है। लेकिन वो मीठापन भी जो है अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनमें अलग अलग मिलता है। नेक्स्ट है इसमें मोम।
मोम जिसको वैक्स भी कहते हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते में हमें हल्के पीले और सफ़ेद कलर का जो है वो उसी के एक वैक्स का बना हुआ होता है। इसमें भी जो केमिकल कंपोजिशन है वसीय तथा मोमी अम्लों के एल्काइल एस्टर्स होते हैं जो 73% होते हैं। वसीय अम्लों के कोलेस्ट्रॉयल एस्टर्स 1% है, लैक्टोन्स 0.5%, हाइड्रोकार्बन्स 12% और नमी 1% तक प्रेजेंट रहती है। इससे मिलकर जो है मोम बनता है। इसमें मैंने स्पेशल नोट में ये डाला हुआ है कि जो एपिस मेलिफेरा है उसका मोम सबसे अच्छा होता है। तो वैक्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं। तो एपिस मेलिफेरा जो है ना, ये एपिस मेलिफेरा ये मधुमक्खी की एक प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ ऑफ हनी बीज। अब मैं आपको इसमें कुछ स्पीसीज़ के बारे में बताऊंगी, कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी कहाँ पर मिलती हैं और उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है। तो पहली है एपिस डोरसाटा, इन हिंदी एपिस डोरसाटा। यह प्रजाति भारत में लगभग सभी जगहों पर पाई जाती है। इसका आकार 20 मिलीमीटर तक का होता है और शहद जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाती हैं। इनका छत्ता लगभग 1 मीटर तक का होता है। यह उत्तेजनापूर्ण स्वभाव का मतलब है अग्रेसिव होती हैं, इसीलिए इनको पालने में ये ज़्यादा सुविधापूर्वक नहीं होने की वजह से इनको कम ही पाला जाता है। इनसे हमें 15 से 40 किलोग्राम तक का शहद मिलता है और इनकी वर्कर्स जो होती हैं लगभग 1200 फूलों को परागित करती हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने पहले भी लिखा एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा, ये मैंने यहाँ अलग अलग लिखा है। इसमें देखिए ये है वंश, ये है जाति। तो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी एनिमल हो उसके वंश में अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं तो पहला अक्षर हमेशा बड़े ABCD बड़े कैपिटल लेटर्स में आता है और उसको अलग से अंडरलाइन किया जाता है। और प्रजाति में हमेशा ही वो छोटा, जैसे डी है तो कैपिटल डी नहीं आएगा, स्मॉल डी आएगा डोरसाटा में और इसको अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। इसको आप जिगजैग अंडरलाइन करते हो, डबल अंडरलाइन करते हो, एक सिंगल अंडरलाइनिंग करते हो तो वो गलत होता है। इसलिए कोई भी है प्रजाति वंश को इस तरीके से कैपिटल में लिखा जाएगा और एक सिंगल, और उसके बाद में डोरसाटा तो डोरसाटा ये इस तरह से लिखा जाएगा। हिंदी में अगर आप लिखते हैं एपिस डोरसाटा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें किसी भी तरीके से, लेकिन हिंदी में भी अगर आप लिखेंगे तो वंश अलग से अंडरलाइन होगा और प्रजाति या जाति अलग से अंडरलाइन होती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। सेकेंड है इसमें एपिस इंडिका। देखिए एपिस इंडिका जो ये मधुमक्खी की जो जाति है इसे हम एशियन बी, इंडियन बी या भी कहते हैं। इसका स्वभाव शांत प्रकार का होता है, इसीलिए इनको हम आसानी से पाल सकते हैं। इसका आकार 15 mm तक होता है और ये झाड़ियों में, वृक्षों में पाई जाती हैं। 3 से 4 किलो तक का शहद जो है वो उत्पादन करती हैं। इनकी मादाएं लगभग 350 से 1000 तक अंडे देती हैं। थर्ड वन है एपिस फ्लोरा। एपिस फ्लोरा इसको लिटिल बी के नाम से भी जानते हैं। ये आकार में छोटी और खुले स्थानों पर रहना पसंद करती हैं। इनका शहद सबसे मीठा होता है। ये आज्ञाकारी स्वभाव के कारण बहुत अधिक संख्या में पाली जाती हैं और इनके द्वारा लगभग 250 ग्राम शहद उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ जो जाति है उसका नाम है टेट्रागोनुला इरिडीपेनिस। टेट्रागोनुला इरिडीपेनिस को हम मॉस्किटो बी और स्टिंगलेस बी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी इसकी लुक है वो मॉस्किटो की तरह लगती है इसलिए, और शांत प्रकृति वाली और छोटे साइज़ की होती है और इसमें बहुत कम शहद उत्पादित करती है। और मेन पॉइंट ये है कि इसके द्वारा वैक्स का निर्माण नहीं होता। मैंने अभी पीछे बताया था कि मोम जो है वो मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा का सबसे अच्छा है, तो जो टेट्रागोनुला है ये नहीं देती वैक्स इसके अंदर। नेक्स्ट है फिफ्थ एपिस मेलिफेरा। तो जो एपिस मेलिफेरा है इसे यूरोपियन बी भी कहते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से ये सबसे उत्तम प्रकार की मधुमक्खियाँ मानी जाती हैं। 45 से 180 किलो शहद प्रत्येक साल में इसमें प्रोडक्शन देते हैं। ये एपिस मेलिफेरा को हमारी इंडिया में सबसे पहले 1963 में PAU, जिसका फुल फॉर्म है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था
और इंडिया में एपिस मेलिफेरा के लिए जो ये यूनिवर्सिटी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको मॉडर्न फादर ऑफ हनी बीज भी बोला जाता है। ये आप पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखें। नेक्स्ट है एपिस एड्रीनिफॉर्मिस। एपिस एड्रीनिफॉर्मिस जो है इसको ब्लैक ड्वार्फ बी भी कहते हैं और ये एपिस फ्लोरा की सिस्टर ही बोली जाती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था उसके अंदर कि वो आकार में वो भी छोटी होती है, खुले स्थानों में रहती है और उसका शहद मीठा होता है, आज्ञाकारी स्वभाव की होती है। तो जो एपिस फ्लोरा है उसकी सिस्टर के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि ये भी झुंड में रहना पसंद करती है और शांत स्वभाव की होती है। इसी तरीके से है एपिस लैबोरिसा। एपिस लैबोरिसा की जो मुख्य विशेषता होती है कि इसका छत्ता क्रूमेम का बना हुआ होता है। और क्रूमेम किससे मिलकर बनता है? क्रूमेम में वैक्स और रेजिन दोनों का मिश्रण होता है, वो क्रूमेम बनता है और इससे लगभग 60 किलो का शहद प्राप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊँ। और अगर आपको कोई भी सुजेशन हो या आप कुछ भी नया टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। मेरे चैनल का नाम @विद्धि साइंस है और इसमें मैंने आपको बताया कि 12:30 बजे एंटोमोलॉजी और शाम को मैं 5 बजे इकोलॉजी की वीडियोस अपलोड करती हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा वो है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों का जीवन चक्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।